आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना ने एक सक्सेसफुली कारोबारी बिजनेसमैन, वो शख्स जो है अपने फैमिली के साथ यानी पत्नी और एक छोटा सा बच्चा है, 6 साल उम्र होता है, शाम को 7:30 बजे अपनी कार से कॉलोनी से बाहर जा रहे थे, यानी घर के बाहर जा रहे थे कुछ काम से। 7:30 बज रहा था। ज़्यादातर कॉलोनी का मेन गेट होती है, वो गेट अमूमन खुला रहती थी, लेकिन जिस दिन की घटना है उस दिन तारीख थी 29 सितंबर। 29 सितंबर को वो गेट बंद थी। गेट ज़्यादातर रात को बंद किया जाता था, लेकिन 7:30 बज रहा था, उस टाइम गेट बंद थी और गेट पे कोई मौजूद नहीं था। अब वो जो शख्स होता है खुद ड्राइव करके, और बगल में बीवी बैठी हुई थी और छोटा सा जो बच्चा है वो पीछे खेल रहे थे, गाड़ी के अंदर ही पीछे, 6 साल का बेटा है। लेकिन जब गेट बंद है, कोई ना कोई किसी ना किसी को तो उतार कर गेट को खोलना पड़ेगा, तब आगे गाड़ी जा सकती है। अब जो वो खुद ड्राइव कर रहे थे, तो इस वजह से जो पत्नी है वो उतारती है गाड़ी से और गेट खोलने जाती है। जब गेट खोलने जाती है, उसी वक्त जो है गाड़ी के ऊपर, गाड़ी के पास 3 शख्स आते हैं, अननोन पर्सन। वो तीनों शख्स जो है नौजवान होता है, तीनों लड़का था, और उन तीनों को कोई नहीं जानते थे, ना पत्नी ने पहचाना, ना उस शख्स जो गाड़ी में बैठे हुए थे उन्होंने पहचाना। लेकिन जब तक कुछ समझ पाते, कुछ बोल पाते, वो तीनों शख्स जो है ताबड़तोड़ गोली चला देती है। हालांकि गाड़ी का गेट बंद थी, मिरर चढ़े हुए थे, लेकिन इतना नजदीक से फायर करता है कि कांच को तोड़ते हुए उस शख्स को जाकर गोली लगी। और तीनों शख्स लगातार फायर कर रहे थे। फायर करने के बाद वो तीनों शख्स वहीं से छूमंतर हो जाते हैं, यूं गायब हो जाते हैं। पत्नी गेट के पास से दौड़ते हुए आती है, अपने पति को बचाने की कोशिश करते, लेकिन वो तीनों तब तक काम तमाम करके वहां से फरार हो जाते हैं। यहाँ वो शख्स संभाल ही नहीं पा रहे थे, मतलब सीट बेल्ट बंधा हुआ था और गाड़ी के अंदर थी। तब तक उस जो शख्स होता है उनके ऊपर कई सारे गोली चली, सिर पे भी गोली लगी, छाती पे लगे और आसपास मतलब शरीर के आसपास भी लगे, जिसके चलते उस शख्स मौके पर ही मौत हो जाते हैं। लेकिन पत्नी जो है चिल्लाती है, चीखती है, रोती है, तड़पती है और अपना फोन निकालकर अपने देवर को फोन लगाती है, जो जल्द से जल्द गेट के पास आओ, तुम्हारे भैया के ऊपर गोली चली है। छोटा भाई दौड़ते हुए गेट के पास आते हैं और अपने भाई को लहूलुहान देखते हुए फौरन उन्होंने, जो छोटा भाई होता है, उन्होंने गाड़ी निकाली और अपने भाई को लेकर नजदीकी अस्पताल जाते हैं। लेकिन अस्पताल में जब पहुंचते हैं, तब डॉक्टरों ने देखकर ही बता दिया, इनके तो मौत हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते। मातम से छा जाती है और उस इलाका में सनसनी फैल जाती है। उसके बाद पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस तफ्तीश करती है, और आपको जानकर हैरानी होगी, इस क्राइम के खुलासा करने के लिए, इस घटना का खुलासा करने के लिए 24 घंटा भी नहीं लगता। उस बॉडी का पोस्टमार्टम होती है और परिजन को सौंप देती है, और परिजन जब उस शख्स का अंतिम संस्कार करने जाता है, तब पुलिस का टीम उसी अंतिम संस्कार की जगह में पहुंचती है और छोटे भाई को हिरासत में ले लेती है। वाकई पूरा घटना सुनेंगे ना तो आप भी हैरान हो जाओगे, जो आखिर पुलिस ने छोटा भाई को हिरासत में क्यों लिया। तो आज इसी घटना को मैं बताने जा रहा हूँ। घटना में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़ रहे हो, यूट्यूब चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिस भी वीडियो को आप मेरे चैनल पर देखते हो, वीडियो छोड़ने से पहले, जहाँ तक भी आपको अच्छा लगता है, वीडियो से बाहर जाने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। कुछ कहना रहेगा, कुछ कमी है तो भी आप अगर बताना चाहोगे, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हो, जो स्टोरी बाय रहमान से अवेलेबल है, तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा और वहां पर भी लाइक कमेंट कर सकते हो। तो कहानी पर लौटते हैं। कहानी है झारखंड का ही एक बड़ा सा रेलवे स्टेशन है, और जगह भी है, सिटी है दरअसल, ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है, धनबाद। और इसी धनबाद के अंदर एक पुलिस थाना लगता है, राजगंज पुलिस थाने। राजगंज पुलिस थाने के अंदर बहुत सारा एरिया है। वैसी एक कॉलोनी बनी है, सामसाइन सिटी कॉलोनी का नाम होता है। और उस कॉलोनी में ज़्यादातर देखा गया है कि कॉलोनी में अच्छे खासे लोग ही रहते हैं, ऊंचे पैसा वाले लोग रहते हैं। उसी सामसाइन सिटी में एक परिवार रहा करते। परिवार का जो मुखिया है, उनका नाम होता है ज्योति रंजन शर्मा। ज्योति रंजन शर्मा जो है एक उस इलाका में सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, सक्सेसफुल कारोबारी है।
और ज्योति रंजन शर्मा जी का जो बिजनेस है वो है जूस बनाने का बिजनेस। जब उन्होंने ये बिजनेस शुरू किया था, धीरे धीरे आगे बढ़ते गया और कई सारे लोग उनके साथ जुड़ते गया और उनका बिजनेस टॉप लेवल पर धनवान में गिना जाता है और अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं। ज्योति रंजन जो है शादीशुदा होता है, पत्नी के अलावा एक 6 साल का बेटा भी है और परिवार में भाई है, भाई भी शादीशुदा है, मतलब परिवार वाले हैं। सब लोग मिलकर रहते हैं। भले ही ज्योति रंजन सिंह शर्मा जो है बहुत पैसा वाले हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी खुद समझते थे। भाई बड़ा भाई होने के नाते वो पूरा परिवार को संभाल रहे थे। और छोटा भाई जो है तो सौरभ शर्मा की ज़्यादा कमाई तो नहीं होती थी, लेकिन भाई के बिजनेस से जुड़े हुए थे, इसलिए भाई भी अपने भाई का पूरा ख्याल रखते थे और कभी भेदभाव नहीं करते थे। बड़ा भाई अपना कर्तव्य ठीक से निभा रहे थे। लेकिन फिर आ जाते हैं 29 सितंबर को ज्योति राजन शर्मा जो है वो अपने बीवी और बच्चे को लेकर किसी जगह पर जा रहे थे। तो गाड़ी खुद ड्राइव कर कर जा रहे थे। जब कॉलोनी के मेन गेट पर जाते तो गेट बंद थी। तो पत्नी उतार कर गेट खोलने गई, इतने में ज्योति राजन शर्मा के ऊपर फायर होती है। और फायर करने वाला अज्ञात व्यक्ति और एक से ज्यादा लोग थे, 3-4 लोग बताए जा रहे हैं। पत्नी ने जब जाकर तहरीर दिया, फिर उसके बाद पत्नी अपने देवर को फोन करती है। देवर भागे भागे आते, अपने बड़े भाई को उठाते और उठाने के बाद अस्पताल जाते, पता चलता है उनका मौत हो गया। अब ये बहुत बड़ा मामला बन जाता है। उस जगह पे एकदम खलबली सी मच गई थी। गोली मारकर, और ऐसे बिजनेसमैन है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, तो बड़ा व्यक्ति, तो बड़े बड़े आला अधिकारी आते हैं वहाँ पर, क्राइम सीन को देखते हैं, गाड़ी को चेक करते हैं और उस गाड़ी से कई सारे बुलेट मिलती है जो उस ज्योति राजन शर्मा के ऊपर फायर किया गया था। उसके खोखे भी वहीं पे गिरे हुए थे। और ज्योति राजन सिंह को जब मारा गया था उस वक्त पत्नी बदहवास थी। एक 6 साल का बेटा, उससे क्या पूछताछ होगी। इसलिए पुलिस जो है बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और यहाँ पर पूछताछ होती है फैमिली वाले से, क्योंकि पत्नी से नहीं पूछ रहे थे उस वक्त, क्योंकि पत्नी एकदम बदहवास हो गई थी। उनकी आंखों के सामने उनका पति का जान लिया। उनके ऊपर भी फायर कर सकते थे, लेकिन बदमाशों ने, जो भी आए थे बदमाश जिन्होंने इस ज्योति राजन सिंह को शर्मा को मारा है, उन लोगों ने पत्नी के ऊपर कुछ भी नहीं किया। लेकिन पत्नी जो है बीच बचाव के लिए उनको थोड़ा बहुत चोटें पहुंची। अब ये सारे घटना तो हो जाते हैं 29 तारीख को, और 30 सितंबर आ जाती है। 30 सितंबर को ज्योति राजन सिंह का बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाती है और परिजन को सौंप देते हैं ताकि उस बॉडी का अंतिम संस्कार हो जाए। अंतिम संस्कार जो है, हिंदू थे तो रीति रिवाज के हिसाब से मुंह में अग्नि देना था। अब एक 6 साल का बेटा है, वो तो समझता नहीं वो क्या देगा, इसीलिए छोटे भाई सौरभ शर्मा को कहा जाता है तुम मुंह पर अग्नि दोगे। अब वहाँ पे पूरा मोहल्ले के लोग जमा थे, रिश्तेदार जमा थे। देखा जाए तो पूरा सिटी का लोग जो है हैरान थे और इस मौत का शोक मना रहे थे। तभी मुंह पे अग्नि देने ही वाले थे सौरभ शर्मा, इतने में पुलिस का टीम वहां पर पहुंचती है शमशान घाट में। पहुंचने के बाद जैसी पुलिस पहुंचती है, सारे लोग हैरान हो जाते हैं, पुलिस शमशान घाट में आखिर क्यों आया है। इतने में पुलिस सौरभ शर्मा को रोक देते हैं, जो मुंह पर अग्नि मत लगाओ, और सौरभ शर्मा को हिरासत में ले लेते हैं। जब पुलिस का टीम सौरभ शर्मा को हिरासत में लेते हैं, तब वहाँ पे कुछ लोग जो है, परिजन, रिश्तेदार और पड़ोसी जो है हंगामा खड़े कर देते हैं, सोसाइटी वाले, जो आप लोग ये क्या कर रहे हो, अब ये नहीं भाई बचा है और इनको मुंह पे अग्नि देने दीजिए। लेकिन पुलिस वाला किसी का नहीं सुनता। पुलिस वाले उसे हिरासत में लेते हैं और साथ में एक शख्स है जो फैमिली फ्रेंड है और जिसका नाम होता है श्रीकांत मिश्रा को भी हिरासत में ले लेते हैं। दोनों को हिरासत में लेने के बाद पुलिस थाने पहुंच जाता है और यहाँ पर खलबली मच जाती है, जो आखिर हुआ क्या है। श्रीकांत मिश्रा जो है वो फैमिली फ्रेंड है, दोनों भाइयों का दोस्त है, फैमिली वाले भी उनको जानते थे। और वही सौरभ शर्मा को क्यों लेकर गया, वो तो छोटा भाई है, भाई के मौत के पीछे इन दोनों का क्या हाथ है। बस लोगों के जहन में तमाम सवाल चल रहे थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता आखिर पुलिस वालों ने इन दोनों को क्यों हिरासत में लेकर पुलिस थाने पहुंचे। बस लोगों के यह सब हो रही थी, बातें हो रही थी। उसके बाद उस ज्योति राजन शर्मा का जो है क्रियाक्रम हो जाता है, यानी अंतिम संस्कार हो जाते हैं। और यहाँ पर लोगों के जहन में वही सवाल सब चल रहे थे। पुलिस जब उन दोनों से ले जाकर पूछताछ करते हैं, वो दोनों तो
इधर उधर की बातें करते और फिर आखिरकार सच्चाई कबूल लेते हैं। अब ये सच्चाई कबूलते हैं जब पुलिस इन दोनों को हिरासत में लिया तो आखिर पुलिस के हाथ में क्या सबूत लगी थी, जो पुलिस शमशान घाट से एक भाई के मौत की जिम्मेदार में और एक फैमिली फ्रेंड को हिरासत में लिया। आखिर पुलिस के पास ऐसे कौन सी सबूत थी जो पुलिस वहां पर जाके इन दोनों को हिरासत में लिया। दरअसल जब ज्योति राजन शर्मा का मौत हुई तो भाई से भी पूछताछ हुई। भाई ने कहा जो हो सकता है उनका कोई बिजनेस दुश्मनी रहा हो, मुझे नहीं पता। मेरे भाई का तो ऐसे बिजनेस के चलते कई लोगों से आनाकानी हुई थी, हो सकता है किसी ने दुश्मनी निभाया हो। तो पुलिस ने कहा ठीक है, हम सारे एंगल चेक करेंगे और आपके भाभी का बर्ताव क्या है, क्या आपका भाभी के ऊपर कभी कोई शक पैदा करने वाली चीज़ आई। तो सौरभ शर्मा ने साफ साफ इनकार किया, नहीं, ये मेरे भाभी तो बहुत ही नेक औरत है, उनके ऊपर शक करना बेकार है, वो बहुत अच्छी औरत है, हम लोग जानते हैं। तो पुलिस वाले जो है, घर के जितने भी लोग थे, ज्योति राजन शर्मा का पत्नी के मोबाइल नंबर मांगते हैं और मोबाइल फोन मांगते हैं, और वही सौरभ शर्मा का भी मोबाइल मांगते पुलिस स्टेशन के अंदर। तो सौरभ शर्मा भड़क जाते हैं, सौरभ शर्मा गुस्सा करते हैं पुलिस वाले के ऊपर, जो आप लोग ये क्या कर रहे हो, मेरे भाई को गोली मारकर उसका हत्या कर दिया गया और आप लोग क्या है फैमिली के ऊपर पड़े हुए। ये कोई अज्ञात व्यक्ति आए हुए थे, कोई दुश्मन होगा, कोई दुश्मनी निभाया होगा, भाई का कोई बिजनेस पार्टनर होगा या बिजनेस से जुड़े हुए कोई लोग होंगे, जो लोग जलते थे उन्हीं लोगों का काम होगा, और आप लोग मेरा फ़ोन, मेरे भाभी का फ़ोन, फैमिली वाले का मोबाइल क्यों मांग रहे हो। क्या आप लोगों को लगता है मेरे भाई के मौत के पीछे हम फैमिली वाले का हाथ है। ये सारी बातें जो है सौरभ शर्मा पुलिस वाले के ऊपर कहते हैं, और रिश्तेदार भी थोड़ा गुस्से में था पुलिस के इस रवैये से, जो पुलिस वाला ऐसा कैसे कर सकता है, जिन्होंने अपने भाई को खोया है, जिन्होंने अपने पति को खोया, उन लोगों के ऊपर शक कैसा कर रहा है। पुलिस का कोई और काम नहीं मिला क्या, कोई और मिला नहीं तो परिवारजनों कोई डाउट कर रहा है, परिजन कोई परेशान कर रहा है। तो रिश्तेदारों के जहन में भी यही सब सवाल चल रहे थे, लेकिन आखिर पुलिस तो पुलिस ही है। पुलिस मैटर को देखते हुए उन लोगों से कहते हैं ठीक है, हम लोग जांच करते हैं, आप लोग चाहिए, अगर मोबाइल नहीं देना है तो मत दीजिए। लेकिन पुलिस जो है अंदर ही अंदर, जब सौरभ शर्मा गुस्सा होता है तो सौरभ के ऊपर ज़्यादा डाउट हो जाता है पुलिस का। तो इसीलिए जिस जगह पर ये घटना हुई थी, उस जगह के उस टाइम का जितने भी फ़ोन एक्टिव थे, उस सारे फ़ोन का डम डाटा निकालते हैं टावर से। जब डम डाटा निकालते हैं तो उसमें सिर्फ सौरभ शर्मा का मोबाइल एक्टिव नहीं, बल्कि श्रीकांत का भी मोबाइल एक्टिव थी, और साथ में कॉमन में 3 नंबर ऐसा भी था जो श्रीकांत और सौरभ और वो 3 अज्ञात का नंबर बार बार वहीं पर उसी वक्त दिखा रहा था जिस वक्त ज्योति राजन शर्मा को गोली मारा गया था, और उसी जगह पे एक्टिव दिखा रहा था। तो इसीलिए पुलिस को लगा ये घर का ही मैटर है, कोई बाहर का मामला नहीं है, घर का ही मैटर है, और इसमें कहीं ना कहीं श्रीकांत और सौरभ का कुछ ना कुछ रोल है। लेकिन क्या रोल है वो पुलिस को पता लगा नहीं है। पुलिस पता करते गया, पुलिस के पास कई सारे एविडेंस मिलती है, लोकेशन चेक किया तो पता चला वहीं पर है लोकेशन सौरभ, श्रीकांत और तीनों शख्स के लगातार श्रीकांत से जुड़े रहना। इसीलिए श्रीकांत को सबसे पहले उठाते पुलिस। श्रीकांत को जब उठाते, श्रीकांत 2-4 बातें इधर उधर करते और आखिरकार पुलिस का रवैया के आगे वो हार मान जाते और सच्चाई बताने का ठान लेता है। श्रीकांत बताते साहब इस पे मेरा कोई गलती नहीं है, ज्योति राजन शर्मा जो है मेरे बड़े भाई के जैसे थे, वो बहुत फिक्र करते थे मेरा, और मैं नहीं चाहता था जो ज्योति राजन सिंह के साथ कुछ हो जाए। लेकिन मुझे बार बार कहा गया, मुझे बार बार परेशान किया गया, जो तुम अगर साथ नहीं दोगे तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, तुम्हारे उस घर में आना जाना सब बंद हो जाएगा, तुम्हें मेरा साथ देना ही पड़ेगा। किस चीज के लिए साथ मांग रहा था? ज्योति राजन शर्मा को मारने का साथ। पुलिस के सामने श्रीकांत ने कबूल किया, और श्रीकांत ने यह भी बात बताया जो मैंने ही 3 व्यक्ति को भोजपुर से बुलाया था, बिहार के भोजपुर से 3 शूटर को मैंने ही बुलाया था, मैंने उन लोगों से कांटेक्ट किया और उन तीनों को ठहरने के लिए, जो धनबाद में एक होटल है सिला होटल में 102 नंबर कमरा बुक करवाया था। वो तीनों शख्स जो होता है, एक का नाम सोनू होता है, दूसरा राहुल और तीसरा चंदन होता है।
इन तीनों शख्स को जो है पैसा देकर बुलाया गया था और इन तीनों ने ज्योति राजन शर्मा को ऊपर गोली चलाया और उन तीनों ने उनका जान लिया। लेकिन अब सबसे बड़ी वजह कौन बोल रहा था, कौन श्रीकांत को बार बार परेशान कर रहा था, बार बार प्रेशर दे रहा था जो ज्योति राजन शर्मा को मार दो। जब श्रीकांत ने मुंह खोला, पुलिस का भी आंखें खुली के खुली रह जाती है। श्रीकांत बताते हैं जो ये सब कुछ किया धरा जो है सौरभ शर्मा, यानी ज्योति राजन शर्मा का छोटा भाई, वो भाई जिसके लिए ज्योति राजन शर्मा सब कुछ कर रहे थे। उन्हें पता था मेरा भाई ज्यादा कमाता नहीं, इसलिए पूरा घर का खर्चा, घर को वो एक जैसा ही अपना जैसा ही सब एक साथ रहकर आगे बढ़ रहे थे। यहाँ तक कि आसपास वाले को भी मदद किया करते थे ज्योति राजन शर्मा। वो आसपास वाले भी गवाह देते हैं, पड़ोसी गवाह देते, रिश्तेदार गवाह देते हैं जो ज्योति राजन शर्मा बहुत अच्छा, बहुत नेक इंसान थे, इसीलिए उनको इस तरीके का मौत दिया गया। सब लोग हैरान थे, परेशान थे। और जब श्रीकांत ने ये पूरी बात बताए और फिर सौरभ को उठाने के बाद सौरभ से जब पूछा जाता है, वो तो पहले नाना करता गया, पहले अकड़ दिखाया, लेकिन जब श्रीकांत को सामने बिठाया, जो श्रीकांत ने सब कुछ बता दिया, इधर उधर बातें करोगे तो पुलिस को सख्ती करने पर मजबूर मत करो। जब पुलिस ने श्रीकांत के सामने सौरभ को बिठाया तब सौरभ भी मान जाते और पूरी सच्चाई बता देते। सौरभ ने इस काम को अंजाम दिया सिर्फ लालच, पैसा की लालच, दौलत की लालच। सौरभ के जहन में ये आया हुआ था जो जितनी भी दौलत है, जितने भी कमाई है, जितने भी प्रॉपर्टी है, जितना भी पूंजी है घर में, वो सब मेरे बड़े भाई ज्योति राजन शर्मा का है। मेरा तो कुछ नहीं, बस मैं उनके साथ उनका काम में हाथ बटाता हूँ, बदले में वो मेरे परिवार को चलाता है और मुझे जो ज़रूरत होते हैं वो ज़रूरत पूरी करते हैं। अब मेरा एक भतीजा है जो 6 साल का हो चुका है, धीरे धीरे वो बड़ा होगा, फिर पूरी प्रॉपर्टी का वारिस बन जाएगा, यानी मुझे कुछ नहीं मिलेगा। जब तक मेरा भाई है मुझे देख रहे, मुझे खर्चा पानी दे रहे, मेरे परिवार को देख रहे, लेकिन कुछ समय और जाने के बाद मेरा भाई जो है सब कुछ अपने बेटे को सौंप देगा और कानूनन सब कुछ का जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी दौलत है, जो भी बिजनेस है, उसका हकदार उनका बेटा ही होगा। इसीलिए सौरभ के दिमाग में ये घर कर गया, जो मैं अगर मेरा भतीजा बड़ा होने से पहले मेरे भाई को मौत दे दूं तो सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, सारी बिजनेस मेरी हो जाएगी और घर का मुखिया मैं हो जाऊंगा। मेरे कहने पर ही सब कुछ होगा, जो आज मेरे भाई के कहने पर सब कुछ होता है। बस यही दिमाग में उसका घर कर गया और इसी को अंजाम देने के लिए वो अपने ही परिवार का एक फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है श्रीकांत मिश्रा, जो सौरभ का ही दोस्त नहीं बल्कि पूरा परिवार से उसका अच्छा लिंक था, परिवार वालों से उससे बातचीत था, ज्योति राजन शर्मा से भी उसका अच्छी दोस्ती थी। लेकिन सौरभ शर्मा जो है श्रीकांत को इस पूरे प्लान के बारे में बताते हैं और श्रीकांत सबसे पहले तो इस काम को करने से इनकार कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे जितना दिन बीतते गया और सौरभ जो है श्रीकांत का भेजा को फ्राई कर देते हैं और आखिरकार श्रीकांत को पैसा की लालच देता है, दौलत की लालच देता है और इस लालच में श्रीकांत भी आ जाते हैं। श्रीकांत को भी सौरभ समझाया था, जो देख भाई, जो हाल मेरा होगा वही हाल तेरा भी होगा, तू भाई के बिजनेस में जुड़ी हुई, जैसे ही बेटा बड़ा हो जाएगा बेटा का जहन अलग होगा, मुझे भी बाहर कर देंगे, तेरा भी हाल बुरा हो जाएगा, इसीलिए अच्छा होगा अगर इस वक्त हम लोग कुछ प्रॉपर्टी अपने नाम कर ले और भाई अगर मर जाता है, मार देता हूँ, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मैं बन जाऊंगा और उसके बदले में मैं तुझे भी माला माल कर दूंगा। ये लालच सौरभ जो है श्रीकांत को दिखाता है और श्रीकांत इस लालच में आकर 3 शूटर को हायर करता है जो बिहार के भोजपुर से आया हुआ था और उन तीनों को ठहरने का जगह सौरभ और श्रीकांत मिलकर ही किया था। और फिर वो तारीख 29 सितंबर जब आती है, ज्योति राजन शर्मा अपनी पत्नी अपने बच्चे को लेकर कहीं बाहर जा रहे थे, उसी वक्त सौरभ और श्रीकांत ने तीनों शूटर को खबर दे चुकी थी, क्योंकि 2 दिन पहले वो लोग आ चुके थे इस काम को अंजाम देने के लिए। इस काम को अंजाम देने के बाद 2 शख्स जो है ट्रेन से सीधा मतलब जहाँ धनबाद से भोजपुर चले जाते हैं और एक शख्स जो है वो बाइक से आता है और बाइक से ही वो भोजपुर लौट कर जाता है। ये पूरा कहानी जब उन दोनों ने बताया
पुलिस हैरानी से उन दोनों की तरफ देख रहे थे। पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाते, मतलब ऐसे शख्स को कैसे समझाया जाए। पढ़े लिखे अच्छा खासा जिंदगी चला रहा था, बड़े भाई जो भेदभाव नहीं करते थे, वो सब कुछ अपना ही समझते थे और सगे भाई थे, कोई सौतेला नहीं था। इंसान को क्या क्या करवा देते हैं, प्रॉपर्टी, पैसा, दौलत, सब लालच, जबकि सबको पता है सब इसी दुनिया में रह जाएगा। कुछ साथ में नहीं लेकर जा पाओगे, साथ में वही जाएगी जो तुम करोगे, जो तुम लोगों के साथ करोगे, जो तुम खुद अपने लिए करोगे, वही साथ में जाएगा। बाकी धन दौलत प्रॉपर्टी सारे सब कुछ जो अपना है वो भी सब यहीं पे रह जाएंगे, कोई साथ नहीं जाएगा। लेकिन लोगों के जहन में ये सब नहीं आती। तो ये वो पूरा कहानी है। कहानी तो नहीं कहूँगा क्योंकि मैं बार बार अपने वीडियो में कहानी बोलता हूँ, कहानी नहीं बल्कि जो मैं घटना सुना था वो रियल सच्ची घटना रहती है। और ये भी रियल सच्ची घटना जो है झारखंड प्रदेश के अंदर धनबाद सिटी में घटी थी। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस स्टोरी के बारे में, इस रियल सच्ची कहानी के बारे में, इस घटना के बारे में अगर आपके जहन में कुछ बातें हैं जो आप बताना चाहोगे तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो छोड़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।